चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ ही रहे थे। दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास था, जिसको हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, बहुत अच्छे से समझाया भी है। तो चलिए उनके बारे में ही हम लोग बहुत ही अच्छे से और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं एक स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम लोग मामलूक वंश भी बोलते हैं, ऐसी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कैसे, कहाँ से इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि कहीं ना कहीं शाहनामा है, फिरदौसी, अलबोर्नी, तारिक अल हिंद, इनसे बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है कि कैसे मुस्लिम शासकों का यहाँ पे आक्रमण हुआ और कैसे मुस्लिम आक्रमणों की यहाँ पे शुरुआत हुई और कैसे यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापन स्टार्ट हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। प्रथम जो इस्लामी आक्रमण था, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो प्रथम जो इस्लामी आक्रमण था, फर्स्ट, इंग्लिश में भी है, इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम। जो फर्स्ट जो इस्लामी आक्रमण था, पहला जो मुस्लिमों का आक्रमण था, वो जो फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसको अगर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसको हम ध्यान रखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास इस्लामिक आक्रमण था, वो था महमूद गजनवी का। ठीक है, गजनी के महमूद का या महमूद गजनवी, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो महमूद ऑफ गजनी, तो ये दूसरा इस्लामी आक्रमण था। तीसरा जो इस्लामी आक्रमण था, जो थर्ड इस्लामिक इन्वेजन मोहम्मद गोरी का था। कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी वह शासक था, हालांकि सभी का मेन मकसद था लूटना। सभी का मेन मकसद जो था बच्चों, यहाँ पे क्या था, सभी का मेन मकसद था लूटना, कि भारतीय जनता को कैसे लूटा जाए, कैसे उनके मंदिरों को तोड़ा जाए। क्योंकि ये सभी के सभी देखा जाए तो बुत परस्त होते थे। बुत परस्त मतलब कहीं ना कहीं ये मूर्ति भंजक होते थे, मतलब मूर्तियों को ये लोग तोड़ देते थे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ों को हम देखते हैं यहाँ पे, चाहे दाहिर वज़ीर के बारे में देखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेन चीज़ यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत। मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग ध्यान दें तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत की बच्चों बात करते हैं, तो दिल्ली जो सल्तनत है, इसके टोटल जो है 5 वंश हुए। इसके टोटल कितने वंश हुए? टोटल जो 5 वंश हुए, आप इसे चाहे 5 वंश बोल दो, चाहे इसकी 5 डायनेस्टी बोल दो। अगर इंग्लिश में आप देखते हो 5 डायनेस्टीज़। 5 डायनेस्टीज़ में अगर हम देखें, जो सबसे पहला गुलाम वंश था, सबसे पहला कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। इसे हम लोग स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो डेट भी मिल जाएंगी कब से कब तक इनका शासन चला। तो देखिएगा भाई, इनका जो शासन चला 1206 से लेकर 1290 तक इनका शासन चला। जो ये गुलाम वंश था, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, या इसे हम लोग मामलूक वंश भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी या मामलूक वंश। ठीक है, तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा, सेकंड नंबर पे आराम शाह का नाम सुना होगा, फिर थर्ड नंबर पे इल्तुतमिश का नाम सुना होगा, फिर रजिया सुल्ताना का नाम सुना होगा, बलबन का नाम सुना होगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग थे। 1290 में ऐसा क्या हुआ? 1290 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से खिलजी वंश की भी स्टार्टिंग हो गई। किसकी स्टार्टिंग हो गई बेटा? खिलजी वंश की स्टार्टिंग हो गई। खिलजी वंश की अगर हम लोग बात करें तो 1290 से बेटा 1320 तक, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश स्टार्ट हुआ। अगर अब कभी भी आ जाए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा वंश था जो सबसे कम समय तक चला, मात्र 30 साल तक चला, मात्र 30 साल तक चला। कितने साल तक चला बेटा? 30 साल तक चला।
और सबसे ज़्यादा समय तक कौन चला, तो सबसे ज़्यादा समय तक चला है तुगलक वंश। सबसे ज़्यादा समय तक कौन चला है, तुगलक वंश सबसे ज़्यादा समय तक चला है, 93 से लेकर 94 साल तक। ठीक है, तो ये हमारे पास देखा जाए तो तुगलक वंश सबसे ज़्यादा चलने वाला एक डायनेस्टी है। उसके बाद जो सैयद वंश का संस्थापक था, सैयद वंश का संस्थापक था बच्चों, वो कौन था, तो वो था खिज्र खां। वो कौन था, तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था, सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश भी 1414 से लेकर 1450 तक चला। उसके बाद जो सबसे लास्ट डायनेस्टी थी लोदी वंश, लोदी वंश, ये सबसे पहले अफ़गानी शासक थे, सबसे पहले अफ़गानी शासक थे या अफ़गानी वंश थे। इसी वंश के समाप्त होने के बाद कहीं ना कहीं हमारे भारत में मुग़ल डायनेस्टी का भी उदय हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पानीपत का जो ये युद्ध था, उसी के बाद बाबर से जो युद्ध हुआ, जिसमें कहीं देखा जाए तो ये लोग हार गए और एक मुग़ल डायनेस्टी की बेटा स्टार्टिंग हो गई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं गुलाम वंश, तो गुलाम वंश को हमने कई बार अभी बोला, गुलाम वंश को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो गुलाम वंश को हम लोग बेटा बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। क्या बोलते हैं, स्लेव, ये ध्यान रखिएगा, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। तो यहाँ पर अगर हम बेटा देखें तो क्या देख रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, स्लेव डायनेस्टी की बात हो रही है। स्लेव डायनेस्टी जिसके संस्थापक कौन थे, जिसके अगर संस्थापक की हम लोग बात करें बेटा यहाँ पर, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी जो है जिसके संस्थापक बेटा यहाँ कौन से थे, तो स्लेव डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो बेटा थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे मोहम्मद गोरी, गौर साम्राज्य से था, इसके लिए मोहम्मद गोरी बोलते थे। मोहम्मद गोरी का जो सिपा सलार था, मोहम्मद गोरी का बेटा जो सिपा सलार था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो सिपा सलार था, इसको जो ऐबक की जो उपाधि दी है, इसको जो बेटा ऐबक की उपाधि दी है, ऐबक की उपाधि क्यों दी गई, तो ऐबक का मतलब होता है, उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद गोरी ने दी थी, कि चंद्र के मुख वाला। क्या उपाधि दी थी, चंद्र मुख वाला, चंद्र मुख वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, चंद्र के मुख वाला। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, हालांकि इसके कुछ और कंपटीटर थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी जब गया था तो कहीं ना कहीं इनके कुछ उत्तराधिकारी थे, जैसे कुबाचा का नाम सुना होगा, यल्दौज का नाम सुना होगा। तो एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है, एक कौन था, कुबाचा था, एक कौन था, यल्दौज था, ठीक है। तो कई सारे उत्तराधिकारी थे, बट कहीं ना कहीं इनका सबका अपना अलग अलग शासन था। पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कहीं ना कहीं जो भारत का एरा था उसने चुना। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जो दिल्ली सल्तनत, हम लोग स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो स्लेव का मतलब ये हो गया गुलाम। तो ये जो गुलाम थे ना, उस समय एक प्रथा बहुत ही थी, गुलाम या तो किसी युद्ध में जीतने के बाद जो वहाँ लोग रह जाते थे उनको गुलाम बनाया जाता था, ठीक है। और या तो बहुत सारे लोग, बगदाद में एक मंडी लगती थी, एक बाज़ार लगती थी, वहाँ से लोग गुलाम को ख़रीदते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ये सब गुलाम है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, सबसे फर्स्ट गुलाम, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर हम देखें कौन शासक बना, गुलाम तो ये सारे हैं, पर यहाँ देखा जाए तो ये फिर आराम शाह बना। आराम शाह के बाद कौन बना, शमशुद्दीन इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश के बाद देखें तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह बना। उसके बाद रजिया सुल्ताना बनी, फिर बहराम शाह बना, फिर मशहूद शाह बना, फिर नसीरुद्दीन महमूद बना,
फिर गयासुद्दीन बलबन बना, फिर उसके बाद कैकुबाद और फिर कैमोर्स। तो इतने शासक ये स्लेव डायनेस्टी के थे। इतने शासक कहाँ के थे? तो इतने शासक सारे बच्चों स्लेव डायनेस्टी के थे। और यहीं पे अगर हम देखें तो ये रजिया सुल्ताना जो थी, रजिया सुल्ताना जो इल्तुतमिश की क्या थी? लड़की थी। ये पहली, अगर देखी जाए, ये पहली दिल्ली सल्तनत की महिला सुल्तान थी। महिला सुल्तान, ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। ठीक है, महिला सुल्तान थी कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, ये नाम याद रख लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह उनका लड़का, इनका दामाद। ठीक है, ये भाई कौन है इनका? ये तो लड़का हो गया। ये कौन हो गया? लड़की से शादी करी थी तो ये दामाद हो गया। ठीक है, फिर इनका जो इसका जो लड़का था भाई, इल्तुतमिश का लड़का, तो ये फिरोज शाह था। ठीक, और ये लड़की तो थी ही। तो ऐसे ही सारा ये पूरा अगर देखें तो ये स्टेटस चल रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, मशहूर शाह, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, फिर कैकुबाद और फिर कैमूर्स। तो ये सारी एक पूरी लिस्ट है जिसमें 11 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं? तो अगर ये में देखें, गुलाम वंश में टोटल 11 शासकों ने राज्य किया या इस साम्राज्य को संभाला। ठीक है, गुलाम वंश की पूरी प्रथा को चलाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारत में पहली बार तुर्की राज्य का जो संस्थापक था, टर्किश लोग, जिसे हम लोग टर्किश बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए फाउंडर ऑफ टर्किश स्टेट इन इंडिया, मतलब भारत में तुर्की साम्राज्य या तुर्की राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये देखिए घोड़े पे कुछ लिए घूम रहा है, मतलब यहाँ पे ये चौगान खेल रहा है। क्या खेल रहा है? चौगान। चौ में भी देखिए 4 जैसा दिख रहा है, और इसी को हम लोग इंग्लिश में पोलो भी बोलते हैं। पोलो में भी देखिए कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। मतलब यहाँ पे टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं। टोटल कितने प्लेयर होते हैं? 4 प्लेयर होते हैं इस गेम में। ठीक है, तो इसी से गिर के इसकी मृत्यु भी हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ऐबक नामक एक तुर्क जाति थी जो गौरी का क्या था? सिपा सलार था। गौरी का क्या था? कमांडर था। सिपा सलार भी था और कमांडर भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं गौरी ने खरीदा था इस गुलाम को खरीदा था। और कहते हैं कि भाई जब 1991 में कहते हैं जब 1191 में फर्स्ट तराइन का युद्ध हो रहा था, तो तराइन के युद्ध में ऐबक ने ही मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गोरी की जान बचाई थी। गोरी की जान बचाई थी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर देखें, फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है, जाते समय मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद पहली बार 1206 24 जून 1206 कब? 24 जून 1206 में इसने अपना राज्याभिषेक कराया। किसने कराया? राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक मतलब राज्य पे बैठने के लिए राज्याभिषेक कराया। तो इसका 1206 से लेकर
1210 तक इसका साम्राज्य चलता है, क्योंकि चौगान खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। और राज्याभिषेक कहाँ कराया था? ठीक है, कोरोनेशन। कोरोनेशन जो हमारे पास था, राज्याभिषेक को बोलते हैं कोरोनेशन। तो कोरोनेशन राज्याभिषेक कराया था कहाँ? तो इसने अपनी राजधानी भी लाहौर को बनाया था। राजधानी किसको बनाया था बेटा? लाहौर को बनाया था। लाहौर भी कहीं ना कहीं एक पुराना, इसको लवकुश का नगर बोलते थे। रामचंद्र के जो लड़के थे, राम जी के जो लड़के थे, उन्हीं के नाम से बसाया गया था, जिसको बाद में लाहौर भी बोलते हैं। ठीक है। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला बना कौन? तो वो फर्स्ट था इल्तुतमिश। फर्स्ट था इल्तुत। जो फर्स्ट जो सुल्तान की पदवी धारण करने वाला था वो इल्तुतमिश, जिसने बगदाद के खलीफा से आराम शाह से कहीं ना कहीं अपना एक कहीं ना कहीं गुलाम का एक कह सकते हैं माफ़ीनामा ले लिया था कि भैया अब हमें यहाँ से छूट दी जाए। ठीक है। इसने अपने खुतवा भी नहीं पढ़वाया था। इसने खुतवा भी नहीं पढ़वाया था, अपने नाम का खुतवा नहीं पढ़वाया था। इसने मलिक या सिपा सलार की उपाधि से, इसने मलिक, ध्यान दीजिएगा, इसने मलिक या सिपा सलार की उपाधि से ही शासन करना स्टार्ट कर दिया था और उसी से वो शासन करता रहा। ठीक है। उसके बाद देखें तो 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद से इसने पहली बार दास्ता मुक्ति पत्र हासिल कर लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, गौरी के भतीजे का नाम क्या था? गयासुद्दीन महमूद। ठीक है। तो इसने दास्ता मुक्ति पत्र हासिल कर लिया। ठीक है। उसके बाद देखें इनके सामने समस्याएं क्या आई। इसके सामने क्या समस्या आई? तो मैंने अभी बताया था कि जब गोरी गया था, या गोरी की जो डेथ हो गई, गौरी या गोरी जो भी बोले, गौरी की जब मृत्यु हुई तो उस समय 3 पार्टनर थे या 3 उत्तराधिकारी के नाम से जाने जाते थे। तो ये 3 कौन थे? जैसे मैंने बोला ना, यल्दौज और कुबाचा। तो एक बंदा कौन सा था? यल्दौज। एक का नाम यल्दौज था, एक का नाम कुबाचा था। ठीक है। और एक तो ऐबक थे। तो यल्दौज, कुबाचा और ऐबक थे। ठीक है। तो समस्या की थी कि जो यल्दौज और कुबाचा थे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोड़ा थे। ठीक है। अब अगर देखें तो इसको बहुत सारी उपाधियां भी मिली। इसको लोग बोलते थे कुरान ख्वा। कुरान ख्वा का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कुरान की जानकारी रखने वाला। कुरान की जानकारी रखने वाला। ठीक। इसको लाख बख्श भी बोलते थे, क्योंकि ये लाखों लोगों को दान देता था। पर इसमें एक ही चीज़ थी, लाखों लोगों में किसको दान देता था? जो अपनी कम्युनिटी होती थी, क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर, उनसे पैसा जुटाकर कहीं ना कहीं कुतुब मीनार की स्थापना करना, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाना, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। तो ये दान केवल अपने लोगों को ही दे रहा था। जो डाउट है आपका, क्योंकि ऑप्शनल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दान बख्श बोलते थे, लाख बख्श बोलते थे, पर ये लाख बख्श क्या था? क्योंकि ये एक हिंदू सहिष्णु था।
हिंदू सहिष्णु कैंडिडेट था जो कहीं ना कहीं अपनों को ही दान देता था, हिंदुओं से काफ़ी दूरी बना के रखता था, हिंदुओं से काफ़ी दूरी बना के रखता था। अब देखिए यहाँ पे सहिष्णु है, पर इसको लोग उन्हीं के लोगों ने एक उपाधि दे दी, हातिम ताई, मिन्हाज उस सिराज, कि मतलब बहुत ही दयावान था। तो ये दयावान किसके लिए है आप सभी लोग समझ गए होंगे। दयावान ये केवल अपनी कम्युनिटी के लिए था, क्योंकि कई बार इसने बहुत सारे मंदिरों को तुड़वा कर, उनसे धन दौलत लूट कर कुतुब मीनार और 2.5 दिन के झोपड़े के निर्माण करवाता था। क्योंकि पैसा था नहीं, तो पैसा कहाँ मिलेगा, हिंदुओं के मंदिर में मिलेगा। तो मंदिरों को तुड़वा कर, हिंदुओं को मरवा कर, उनके लूट पाट करके, क्योंकि शुरुआत में जितने भी आक्रांताएँ आए हैं उनको सबसे बड़ा चाहिए था धन और दौलत। दूसरा उनका नशा क्या था आप खुद ही जानते हो। मोहम्मद बिन कासिम भी यहाँ से राजा दाहिर की लड़कियों को उठा ले गया, जिसके कारण उसे फांसी पे भी चढ़ना पड़े, क्योंकि मेन मकसद उनका कुछ और ही था। ठीक है, पैसे के साथ कई सारी हिंदू औरतों को असमत लूटना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो उपाधियाँ दी गई हैं वो ध्यान रखिएगा, उपाधियाँ दी गई हैं ये केवल उनके लोग ही उपाधि देते थे, ये उनके लोग ही उपाधि देते थे। बट यहाँ पे रिसेंटली फिर क्या हो गया, रिसेंटली उसके साथ एक घटना घट गई। इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न बताते हैं कि 1210 में चौगान, लाहौर में चौगान खेल रहा था, लाहौर में चौगान खेल रहा था। ठीक है, तो उसी समय इसकी घोड़े से गिरकर मौत हो गई, घोड़े से गिरकर मौत हो गई। ठीक है, हसन निजामी ताजुल मासिर जो इसकी अपना कब्रगाह बनी है वो चीज़ है। ठीक है, बट यहाँ पे जो घोड़े से गिरा है इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, क्योंकि वो घोड़ा किसी और का था, वो घोड़ा किसी और का था, जिसकी वजह से वो गिरा देता है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसके राजा को छोड़कर कोई दूसरा उसकी पीठ पे बैठे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आता है इस्लामी जो वास्तुकला थी, इस्लामी वास्तुकला थी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें भारत में अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करें कि भारत में पहली बार जो गुंबद की बात हो रही है, भारत में जो पहली बार गुंबद निर्माण की बात हो रही है या मेहराब निर्माण की बात हो रही है कला, तो इंडिया डोम, ये देखिएगा डोम, ठीक, डोम कंस्ट्रक्शन और आर्च कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये डोम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से, डोम कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये डोम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर था, ये निर्माण था, ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया था, तो ये रोम साम्राज्य का बैजंतिया साम्राज्य से आया था। रोम साम्राज्य का एक बैजंतिया साम्राज्य था, वहाँ से आया, और वहाँ से फिर कहाँ आया, अरब आया। अरब से फिर यह जो कला है, यह स्ट्रक्चर है या जो वास्तुकला है, अरब से यह वास्तुकला भारत में भी आ गई। ठीक है, उसी का प्रयोग करके कुरान की आयत मतलब जैसे दोहा वगैरह होता है ना, लाइनें वगैरह होती हैं, वैसे इसमें आयत होती हैं। आयत, कमल का फूल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग किया गया। मानव व पशु आकृति का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में ही है, पर ये कैसे बनी, इसके 2 रीजन है। देखो, इसको पहली बार तो भारत की प्रथम मस्जिद का रूप दिया गया है, फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया। क्या दिया गया है, फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया। रीज़न क्या था कि यहाँ भी अगर देखा जाए तो जैन मंदिर व वैष्णो मंदिर के अवशेष मिले, क्योंकि यहाँ पे जो बनाया गया था ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहीं ना कहीं जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था, उनके अवशेषों पर ही बना था। ठीक है, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो एक बहुत बड़ा संस्कृत का महाविद्यालय था।
ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा आप कुछ इस तरह से देख रहे हैं। जब वहाँ रुका तो उसने देखा ये भी बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे हिंदू लोग पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ था कि उनको हिंदुओं का कल्चर भी ख़त्म करना था, हिंदुओं की जो सांस्कृतिक विरासत थी वो भी ख़त्म करना था, पैसे भी लूटने थे, कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमज़ोर करना। जो आक्रांताएँ थी, ये दिल्ली के संस्थापक थे, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म करनी थी। ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखित नाटक हरकेली में दिखा हुआ है कि एक यहाँ पे पहले संस्कृत भाषा का महाविद्यालय हुआ करता था। संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, जिसको तुड़वा कर ये चीज़ बनवाई गई। ठीक है, बनवाई गई। और यहाँ पे बौद्ध मठ के भी अवशेष मिले, बौद्ध मठ के अवशेषों पर भी यहाँ पे बात होती है। ठीक है। अब देखिएगा आगे कुतुब मीनार के बारे में भी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं और विवाद हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं पहले ये गरुड़ स्तंभ था या बहुत सारी चीज़ें थी, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो नाम देखिएगा, जैसे नाम यहाँ पे दिख रहा है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसको कहीं ना कहीं इल्तुतमिश ने, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने धीरे धीरे इसको बनवाया था। ठीक है। तो देखिए सूफ़ी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के लिए इन्होंने ये बनवाया था, ऐसा माना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो लाल तथा पीले बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग करके कुतुब मीनार को बनाया गया है। ठीक है। 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी ये बन गया है, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी बन गया है। लाल कोटे का अवशेषों पर निर्मित है ये। ठीक है। कुतुब मीनार जिसकी कहीं ना कहीं ऊंचाई अगर हम देखें तो 73 मीटर के आसपास है, 73 मीटर के आसपास है, और इसमें 369 सीढ़ियाँ हैं, 369 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, 369 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ बोलते हो या पैकरिया बोलते हो या जो चढ़ने वाले जीने बोलते हो, कई सारी भाषाओं में लोग अलग अलग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ हुआ कि 369, ये तो लिखा है 1369 में बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे अभी आपने देखा होगा कई बार जगह जगह पे बिजली गिरी है, कहीं मंदिर टूट गए, कहीं कुछ टूट गया, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है। तो हुआ क्या, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, उस समय फिरोज शाह तुगलक का ही चल रहा था शासन, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। ठीक है, रीजुवेनेशन 5वीं मंजिल, और इसमें 5वीं मंजिल जोड़ दी गई, इसमें 5वीं मंजिल भी जोड़ दी गई, 5वीं मंजिल या 5वां फ्लोर जोड़ दिया गया। और इसकी अन्य जो 3 मंजिल है यहाँ पर 1 2 3, इन 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है। तो 3 ये हो गई, चौथी तो पहले बनी हुई थी, और ये 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। ठीक है। और जब कुतुब मीनार ने बनवाया था तो वो केवल इतना बनवा के छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि छोड़ने का रीज़न क्या था, क्योंकि 1210 में उसकी डेथ हो गई थी, 1210 में उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेगा 1505 में फिर भूकंप के कारण नुकसान हो गया। ठीक है। तो सिकंदर लोदी ने इसको जीर्णोद्धार कराया, मतलब कहीं ना कहीं रीजेनरेशन करवाया। ठीक है। और 1813 में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो रॉबर्ट स्मिथ ने, किसने बनाया, रॉबर्ट स्मिथ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। अब देखिए बात आती है इल्तुतमिश का शासन, क्योंकि इसके बाद आराम शाह तो बैठा, पर आराम शाह को कहीं ना कहीं इसके दामाद ने ही मार दिया, इसके दामाद ने ही इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है भाई, कैसे किया, क्या चीज़ें हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। सब एक से एक महारथी इंसान थे,
तो बात करते हैं 1211। 1211 का जो समय था, क्योंकि 1210 में के शासनकाल में ही क्या था, आराम शाह बैठा हुआ था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई तो आराम शाह को बैठा तो दिया गया, बट आराम शाह को जो है किल कर दिया। आराम शाह को क्या कर दिया, रूलर बाय किलिंग आराम शाह। आराम शाह को मारकर जो शासक बना वो 1211 में कौन बना, तो वो था बेटा इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कोई गैर नहीं था। इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। और आराम शाह का कौन था, तो आराम शाह को तो भाई जीजा ही हुआ ना। आराम शाह का कौन हुआ, जीजा। क्योंकि जीजा इसलिए हुआ क्योंकि दामाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था, जीजा आराम शाह का हुआ क्योंकि जो आराम शाह की जीजी थी वो जीजी तो कहीं ना कहीं इनकी बहन थी आराम शाह की, तो ये जीजा नहीं हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश की बात करते हैं बेटा। इल्तुतमिश, अब यहाँ पे इल्तुतमिश की अगर हम लोग बात करें, इल्तुतमिश, अब इल्तुतमिश ये भी ऐबक का क्या था, गुलाम था। और ऐबक ने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोहम्मद गोरी से मांग लिया था कि इसको हमें दे दो, या शादी करने की इच्छा रही होगी, या रिलेशन मेंटेन करना था, या लड़की की शादी करनी है, तो गुलामों का गुलाम व दामाद, गुलामों का गुलाम व दामाद था, ऐबक का गुलाम, स्लेब ऑफ स्लेब, ठीक है। और मैंने क्या बोला, सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब दामाद, सन इन लॉ मतलब दामाद, ठीक है। तो ये दामाद भी था। यह इल्बरी तुर्क का था, यह इल्बरी तुर्क था, वह बदायूं का गवर्नर था, ये उस समय बदायूं का गवर्नर था। पर इसने ही क्या कर दिया, आराम शाह को मार दिया, इसने ही आराम शाह को मार दिया। तो इल्बरी तुर्क एंड गवर्नर ऑफ बदायूं कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पर अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वो बेटा कौन है, तो वो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो इल्तुतमिश ही है। रियल फाउंडर ऑफ रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसने क्या किया था, इसने क्या किया था कि भाई 1229, कब, 1229 में जो बगदाद के खलीफा थे, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर ली और उसी के साथ दिल्ली सल्तनत पे शासन करने लगा, ठीक है। द फर्स्ट रूलर टू रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद। अब इसकी मृत्यु कब हो गई, तो इसकी भी भाई मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1236 एडी में। इसकी मृत्यु कब हुई है बेटा, तो इसकी मृत्यु हुई है 1236 में, इसकी मृत्यु हो गई, 1236 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसने अपने ही जीवन काल में आपको बताए देते हैं, अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने कुछ गलतियां भी करी थी, गलती क्या करी थी, इसने 40 अमीरों का एक दल भी बनाया, ठीक है।
जिसको चहलगानी बोलते हैं, जिसको चहलगानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चहलगानी। जिसकी वजह से इल्तुतमिश के जाने के बाद चहलगानी जो 40 अमीरों का दल था उसने ही अपने हिसाब से जितने भी इसके और वंशज हुए उनको कठपुतली की तरह राजकाज में उलझाए रखा। तो देखिए, अगर प्रमुख कार्य उसके युद्ध देखें, प्रमुख कार्य उसके युद्ध देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो तराइन का तृतीय युद्ध है, क्योंकि तराइन के 2 युद्ध तो हो ही गए थे। एक 1191 हुआ था, एक 1192 हुआ था। ठीक है, 1192 में हुआ था। दोनों ही पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी में था। कहीं उस पहले वाले में पृथ्वीराज जीता था, दूसरे वाले मोहम्मद गोरी जीता था। तो यहाँ पर अगर देखें, थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215। थर्ड बैटल कब हुआ तराइन का? तो 1215। अब 1215 में किसके किसके बीच में हुआ? तो इल्तुतमिश बनाम यल्दौज। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इल्तुतमिश बनाम यल्दौज। तो यहाँ पर अगर देखें, इसी के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां को हमले को टाला, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट था जो इल्तुतमिश से मदद मांगने आ रहा था और इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जिससे कहीं अगर देखा जाए तो चंगेज खां का हमला टल चुका था। अब वो कैंडिडेट कौन था? तो ख्वारिज़्म सम्राट जलालुद्दीन को शरण। ठीक है, कौन कैंडिडेट था? जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से चंगेज खां का जो हमला था वो टल गया। ठीक है, और भी प्रमुख कार्य कौन कौन से थे उनके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो अन्य कार्य थे, जैसे कुतुबुद्दीन के निर्माण को पूर्ण कराया, क्योंकि कुतुबुद्दीन की जब डेथ हो गई 1210 में डेथ हो गई, तो कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो जितने भी कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन थे, ठीक है, जो भी बचा हुआ काम था कुतुब मीनार का, वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ठीक, और इसको वास्तविक संस्थापक इसलिए भी बोलते हैं कि सबसे पहले इसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। मतलब जो चांदी का था उसे क्या बोलते थे बच्चों? टंका बोलते थे। चांदी का था उसे क्या बोलते थे? टंका बोलते थे। और जो तांबे का था बच्चों, उसे क्या बोलते थे? जीतल बोलते थे। उसे क्या बोलते थे? जीतल। तो फर्स्ट इश्यूज प्योर अरेबिक कॉइन्स, सिल्वर टैंक एंड कॉपर के विनलेट। अब इसने एकता प्रणाली भी चलाई थी। एकता प्रणाली में क्या होता है कि भाई सेना को कोई सैलरी नहीं देता था। सेना को कोई सैलरी नहीं देता था। उसकी जगह क्या हो गया? उसकी जगह ज़मीन देता था। उसकी जगह क्या देता था? ज़मीन। तो कहीं ना कहीं ज़मींदारों वाली हैसियत बना रहा था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन भी बनाया, जिसे तुकान ए चहलगानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुकान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इसको बाद में बलबन ने ख़त्म कर दिया था। अब देखिएगा यहाँ पे, जब बलबन शासक बना, ठीक है, तो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सप्रेस्ड द रीच ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो वो किसने दमन किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, दमन किसने किया था दिल्ली के अमीरों का? तो किसने किया था बेटा? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्याय हेतु जस्टिस की बात करें, ठीक है, तो अमीर दार न्याय का घंटा भी बनाया था इसने, हावर ऑफ जस्टिस। वास्तुकला में क्या सहयोग किया था? तो हौजे शमसी बनाया था, हौजे शमसी। मदरसा ए मुअज्जी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ना, इल्तुतमिश के बारे में एक चीज़ और फेमस है। इल्तुतमिश हो चाहे बलबन हो, ठीक है, तो मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान, किसके? गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रेगिस्तान के निवासी थे। मंगोल्स वेयर रेजिडेंट्स ऑफ द गोबी डिजर्ट इन द नॉर्थ ऑफ चाइना। ठीक है, जो मंगोल थे वो गोबी के रेगिस्तानी निवासी थे। इनका बस काम क्या था कि वह एक घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थे। अर्ध सभ्य मतलब कोई पढ़े लिखे नहीं थे,
और कबीला बना के रहते थे। कबीले में कहीं भी रुकते थे, कहीं भी मांस मछली खाते थे, जो भी मिल जाता था खाते थे। इनका मुख्य पेशा क्या था? घोड़ों और पशुओं का पालन करना। ठीक है। वेंडिंग द सेमी कास्ट एंड द मेन ऑक्यूपेशन वॉज रियरिंग हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स। वे बहुत गंदे रहते थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो महीने महीने भर कभी नहाते भी नहीं थे, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया था। तो वो गंदे इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पे भी पानी की कोई सुविधा ही नहीं थी। जब पानी की सुविधा नहीं होगी तो आप खुद ही समझते हो कि कौन नहाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान, केवल माँ का सम्मान करते थे, माँ के अलावा किसी का सम्मान नहीं करते थे। ठीक है। क्योंकि जो मंगोलों के मेन थे चंगेज खां, इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो हम बताएंगे कि किस लिए वो स्त्री का सम्मान नहीं करते थे। ठीक। और देखो, मैंने अभी बताया था कि वे विभिन्न कबीलों में बटे होते थे। किस में बटे होते थे बेटा? कबीले। कबीले तो आप जानते हो ना, कबीले क्या होते थे? कई सारे लोग थे, जैसे रिश्तेदारों का एक पूरा ग्रुप था, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, पूरा एक कबीला इनका ग्रुप रहता था। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 में तेमुचीन, इसका पूरा नाम क्या था? तेमुचीन, या इसको चंगेज खां भी बोलते थे। क्या बोलते थे? चंगेज खां, जो बहुत ही खूंखार शासक था। ठीक है। जिसे बहुत ही खूंखार शासक बोला जाता है। ठीक है। और श्रापित दोनों नाम से पुकारा जाता था। इसके पिता का नाम था येशुगाई बहादुर था। महान किसी तरह से नहीं था। ये बहुत ही दुर्दांत शासक है। इसने अपने समय की कम से कम 14 करोड़ जनसंख्या को कम कर दिया था। ठीक है। और इनकी खुद की जनसंख्या भी धीरे धीरे 100 करोड़ के आसपास हो गई थी। ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं रजिया सुल्ताना के बारे में। ये कौन थी? तो भारत की जो प्रथम मुस्लिम शासिका थी, फर्स्ट मुस्लिम शासिका, वो कौन थी? रजिया। तो रजिया की क्वालिटीज़ की वजह से इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ही इसको सुल्तान घोषित कर दिया था। लेकिन जो चालीसा दल बनाया था वो कहीं ना कहीं एक औरत की स्वायत्ता या उसके आगे झुकना पसंद नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो इल्तुतमिश के पुत्र जो थे रुकनुद्दीन फिरोज को हटाया गया और रजिया सुल्ताना को बैठाला गया। पर रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा या काबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काबा। पुरुषों की तरह चोगा या काबा एवं कुलाह मतलब टोपी पहनकर, जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। ठीक है। तो रजिया रीअनाउंस्ड द पर्दा प्रथा एंड बोर्ड चोगा मतलब काबा एंड कुला मतलब कैप लाइक मैन द वेन द कोड विन द ओपन माउथ। ठीक है। रजिया सुल्ताना का जो शासनकाल चला वो भी केवल मात्र 4 साल चला। कितने साल चला बेटा? 4 साल चला। कितने साल चला? 4 साल चला। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर बनाया था। क्या बनाया था? अमीर आखुर बनाया था, जो मतलब घोड़े का सरदार। पर कई सारे अमीरों ने याकूत के बीच में और रजिया के बीच में प्रेम प्रसंग को घोषित करके रजिया को हटाने के फिराक में थे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि गैर तुर्कों को सामंत बनाने के चक्कर में रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए इनके, और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर
से हटाकर किसको बना दिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, गद्दी पर बैठा दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं रजिया को अल्तुनिया के शासक से विवाह करना पड़ा और इसी बहराम शाह ने रजिया और अल्तुनिया दोनों को मार दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रजिया की शादी जो रजिया की शादी थी, ये शर्त भी हो गई थी कि रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही और उसके ही भाई ने उसको मरवा दिया। ठीक है, तो रजिया की हत्या कैसे हुई, 13 अक्टूबर, नाम भले कोई आए पर मरवाने का शख्स एक ही था, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में, ठीक है, को डाकुओं के द्वारा कैथल में, कब, कैथल कौन सी जगह है, कैथल के पास इसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद कौन बैठा, तो नसीरुद्दीन महमूद बैठा, जिसका शासनकाल था 1246 से लेकर 1266 तक, 46 से 56 और 66, मतलब टोटल यहाँ पे देखें तो 20 साल तक इसने शासन किया। ठीक है, इसका जो जीवन था बहुत ही सादा जीवन था, वेरी सिंपल लाइफ। ये इस्लाम के अनुसार काम कर रहा था, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कुरान की नकल कर रहा था, कॉपी टू कुरान, और टोपी सीकर जीवन यापन करता था, बिल्कुल औरंगजेब की तरह। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266। ठीक है, जो ये समय था इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसको भी हटा दिया गया था। उसके बाद कौन बना, तो बलबन की बात करते हैं, नईब ए ममालिकात, इसको एक उपाधि दी गई। ठीक है, तुर्क विरोध, भारतीय मुसलमानों, रेहान को नायब बनाना। ठीक है, पुनः बलबन। ठीक, तो पुनः बलबन क्या हुआ, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई 1266 ईसा में, और इसने अपना एक शमसी वंश की स्थापना करी। किसकी वंश की स्थापना करी, शमसी, और इलवरी वंश का अंतिम शासक भी ये था। ठीक है, बलबन सुल्तान बना, जिसने बलबनी वंश स्टार्ट किया। ठीक है, अब गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल चल रहा था वो 66 से लेकर 86 तक चला, 66 से 76, 86, ये भी कहीं ना कहीं 20 साल का राजकाज इसने संभाला। अब इसने क्या संभाला, क्या था, तो देखिए, बहाउद्दीन, गयासुद्दीन और उलूग खां, नसीर खां द्वारा ये उपाधियाँ दी थी खान भाई नसीर खान। तो इलबरी तुर्क व इल्तुतमिश का गुलाम था। ये कौन था, इलबरी तुर्क था और इल्तुतमिश का कौन था, गुलाम था। 1233 में ग्वालियर विजय के बाद, ठीक है, एक सेकेंड, इलबरी तुर्क एंड इल्तुतमिश लेफ्ट परचेज आफ्टर द ग्वालियर विक्ट्री एंड 1233। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं।